दोस्तों, जंग और दुनिया भर की बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है। जहां हम बात करेंगे अंसारुल्लाह की, जिसने खुल करके ये ऐलान कर दिया है कि वो अब इजराइल से जंग लड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यमन के ऊपर जो है इजराइल द्वारा बमबारी की गई है। वहीं यूएन के सेक्रेटरी बुरी तरीके से इजराइल के ऊपर भड़के हैं। वहीं भारत के विशेषज्ञ ने भी इजराइल के कातिलाना हमलों को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। इन तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से लगातार इजराइल के कातिलाना हमले यमन के ऊपर हो रहे हैं और साथ ही साथ बेरूत के ऊपर हो रहे हैं, उसने खलबली मचा दी है। और खलबली उस दौरान सबसे पहले मची जब सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया। और इसी को लेकर के जहां पहली खबर आप देख सकते हैं कि भारतीय विशेषज्ञ ने इजराइल पर बड़ा इल्जाम लगाया है। जहां संयुक्त राष्ट्र के मकान के हक के विशेषज्ञ बालकृष्ण राजगोपाल ने अपने ट्विटर पोस्ट में कहा है कि इजराइल लेबनान के अंदर जुल्म कर रहा है। रिहायशी इमारतों को मिटाना तो सटीक है और ना ही अनुपातिक है। और जब किसी को यह भी नहीं पता कि निशाना वाकई में सैन्य था या नहीं, तो यह कदम शायद जरूरी भी नहीं है। राजगोपाल ने इजराइल पर इल्जाम लगाया कि वो लेबनान में रिहायशी इमारतों पर बेहिसाब हमले कर रहा है। उन्होंने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। जस्ट इन बेलो मजाक बन चुका है। ग्लोबल साउथ हमेशा निशाने पर है। यही है वो दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं। उनके इस बयान ने दुनिया भर में सख्त सवालात को जन्म दे दिया है, जहां कई लोग युद्ध के कानून और मानवीय अधिकारों पर नई बहस को छेड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी खबर की तरफ अगर बढ़े तो इजराइल की यमन बेरूत पर बमबारी हुई है, जहां लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के हालिया हमलों में दर्जनों से ज्यादा पैरामेडिक्स की जान चली गई है। रविवार को मंत्रालय ने ऐलान करते हुए कहा कि 2 दिनों में इजरायली बमबारी के दौरान 14 पैरामेडिक्स मारे गए हैं। इस हमले में लेबनान पूर्वी और दक्षिण इलाकों के साथ साथ बेरूत में हुए हैं, जहां हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह भी शहीद हो चुके हैं। अपने बयान में स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली कब्जे की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पैरामेडिक्स जंग में शरीक नहीं होते और जंग के दौरान उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। बयान में यह भी कहा गया कि इजरायली कब्जा फौज ने हाल के दिनों में पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य केंद्रों पर हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों को सिलसिलेवार कार्रवाई ने सिर्फ 2 दिन में 14 पैरामेडिक्स की शहादत का सबब बना है। मंत्रालय ने यह भी जोर देकर के कहा है कि स्वास्थ्य केंद्रों और वाहनों पर इजराइल के बार बार अंतर्राष्ट्रीय कानून और उसूलों को खुली चुनौती है, खासतौर पर जिनेवा कन्वेंशन, जो जंग के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य कर्मियों की तटस्थता बनाए रखने की बात करता है, ताकि वे अपने इंसानी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। वही तीसरी खबर आप देख सकते हैं कि हमास के बड़े लीडर का कत्ल कर दिया गया है। इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने सोमवार को अपने लीडर शहीद फतेह शरीफ अबू अल अमीनी, उनकी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ इजरायली हमले में शहादत पर गहरा शोक जताया है। हमला दक्षिण लेबनान में अल बुसा शरणार्थी शिविर में उनके घर पर हवाई हमले के जरिए हुआ, जहां लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी ने पहले बताया था कि इजरायली हमले ने शहर सूर पास अल बस फलस्तीनी शरणार्थी कैंप को निशाना बनाया है। यह पहली बार है जब इस आक्रमण के बाद से इस कैंप पर हमला हुआ है। हमास ने अपने बयान में कहा कि नेता अबू अल अमीन ने अल अक्सा फ्लड की मुबारक जंग में शहादत पाई। फलस्तीनी अवाम की खिदमत और उनके हक और जद्दोजहद के रास्ते पर चलते हुए
सभी कायदों और शहीदों के साथ शामिल हो गए जो उनसे पहले शहीद हुए थे। वहीं चौथी खबर की तरफ बढ़ सकते हैं कि व्हाइट हाउस ने इजराइल को चेतावनी दी है, जहां व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि इजरायली कब्जे के लिए मौजूदा सैन्य संघर्ष को बढ़ाना उनके बेहतर हित में बिल्कुल नहीं है। उत्तर में बढ़ते सरहदी संघर्ष के चलते एक व्यापक जंग का खतरा मंडरा रहा है। एपीसी के कार्यक्रम दिस वीक में किब्री ने कहा कि हम नहीं मानते कि इस सैन्य संघर्ष को बढ़ाना इजराइल के हित में है, और यह भी बताया कि अमेरिका इजराइल के साथियों को यह बात सीधे तौर पर कह रहा है कि किर्बी ने माना कि तनाव की स्थिति काफी ऊंचाई पर है, लेकिन यह भी कहा कि अब भी कूटनीतिक हल के लिए समय और जगह है और अमेरिका इसी दिशा में लगातार काम कर रहा है। और इजरायली मीडिया ने यह ऐलान किया कि रविवार को लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध द्वारा किए गए हमले ने उत्तर को पूरी तरह से पंगु बना दिया है, जिससे स्पष्ट होता है कि हिजबुल्लाह की कार्रवाई ने क्षेत्र की स्थिरता पर गहरा असर डाला हुआ है। वहीं पांचवी खबर की अगर बात करें तो सीरियाई राष्ट्रपति का पैगाम आया है, जहां सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने लेबनान की इस्लामी प्रतिरोध ताकत और शहीद सैयद हसन नसरल्लाह के परिवार के लिए गहरी ताजियत पेश की है, जो इस्राइल द्वारा बेरूत लेबनान में हत्या का शिकार हुए हैं। असद ने अपने पैगाम में कहा, मेरा पैगाम आपको तसल्ली देने के लिए नहीं है, क्योंकि आपने पिछले दशकों में जो सब्र, ताकत और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया है, उसने आपको किसी में बड़ी मुसीबत से अटल बना दिया है। उन्होंने इस बात को यकीन में कहा कि प्रतिरोध और उसके समर्थक सही रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो। सीरियाई राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि सैयद नसरल्लाह की शहादत में प्रतिरोध कमजोर नहीं होगा, बल्कि उसकी जड़ें और गहरी होंगी। उन्होंने कहा कि महान नेता अपनी जिंदगियों में संघर्ष का रास्ता उसका मकसद दिशा बनाते हैं और अपने पीछे इज्जत और प्रतिरोध का नजरिया छोड़ जाते हैं। असद ने शहीद सैयद हसन नसरल्लाह के बारे में कहा कि प्रतिरोध विचार और अकीदा है और शहीद नसरल्लाह इसका तारीख और यादगार है। उन्होंने कहा कि नसरल्लाह का रास्ता एक ऐसा हकीकत पैदा करता है जो इज्जत के साथ रहनुमाई और आज़ादी के मकसद पर मबनी है। आखिर में उन्होंने लेबनानी प्रतिरोध पर मुकम्मल यकीन का इजहार किया, उनके शहीद लीडर को विदाई दी। साथ ही उन्होंने सीरिया और इस्लामी प्रतिरोध के इजराइल के खिलाफ मिलकर लड़ी गई जंग और मुश्तरका जद्दोजहद की एकता पर लगातार जोर दिया है। वहीं छठी खबर आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह नहीं झुकेगा। हिजबुल्लाह के मीडिया कार्यालय ने हालिया मीडिया रिपोर्ट्स पर एक बयान जारी करके कहा, जिसमें कहा गया है कि संगठन महासचिव सैयद हसन नसरल्लाह की शहादत के बाद संगठनात्मक कदमों के बारे में जो दावे किए गए हैं वो सिर्फ बेबुनियाद हैं, जिसमें बताया जाता है कि हिजबुल्लाह झुकेगा, हिजबुल्लाह ने सरेंडर कर दिया, हिजबुल्लाह पीछे हट रहा है। जिसमें हिजबुल्लाह ने यह साफ तौर पर स्पष्ट किया कि संगठन की स्थिरता और एकता बरकरार रहेगी और मीडिया में चल रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब ये उन लोगों के गालों पर तमाचा है जो आए दिन लेबनान और हिजबुल्लाह को पीछे हटाने का काम करते हैं। वहीं सातवीं खबर की तरफ बढ़ते हैं कि इजराइल का यमन पर बड़ा हमला हुआ है, जहां इजरायली वायु हमलों में रसाई पोर्ट और तेल टैंकों को निशाना बनाया गया। साथ ही हुदैदा पोर्ट पर भी हवाई हमले किए गए। ये जानकारी रविवार को दी गई, जहां सना स्थित यमनी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह साफ तौर पर बताया कि हुदैदा गवर्नरेट पर इजरायली हमलों के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 5 लोग मारे गए हैं और 45 अन्य घायल हुए हैं। हुदैदा पोर्ट पर ईंधन के टैंकों में आग लग गई और हवाई हमलों के कारण काले धुएं के गुब्बार उठ रहे हैं। एक जानकार स्रोत ने यह साफ तौर पर बताया कि इजरायली विमानों का एक झुंड एक नागरिक पोर्ट और बिजली स्टेशनों को लगातार निशाना बनाकर हमला कर रहा है। स्रोतों ने यह स्पष्ट किया कि यह ताज़ा आक्रमण यमन को अपनी सैन्य कार्रवाई को समाप्त करने के लिए मजबूर नहीं करेगा।
उन्होंने साफ तौर पर जोर देकर के कहा कि नागरिकों को निशाना बनाने का जवाब दिया जाएगा और दुश्मन की सोसाइटी को इस बात का पता होना चाहिए कि अंसारुल्लाह चुप नहीं बैठेगा। वहीं 8वीं खबर की तरफ बढ़े तो अमेरिका पर यूएन सेंटिनल भड़के हैं, जहां इजराइल ने शुक्रवार को बेरूत के दक्षिण उपनगर में अपने बड़े हमले के दौरान एक अमेरिकी निर्मित बम गिराया, जिसमें इस्लामी प्रतिरोध के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया। सीनेट की सशस्त्र सेवाओं की एयरलैंड उपस्थिति के अध्यक्ष मार्क केली ने एनबीसी के साथ एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि शुक्रवार के आक्रमण में इस्तेमाल किए गए हथियारों में से एक 2000 पाउंड का मार्क 84 बम था, जो अमेरिका द्वारा बनाया गया और प्रदान किया गया था। अमेरिका लगातार इजराइल के जनसंहार और मध्य पूर्व में हमलों के लिए फंडिंग कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम निर्देशित गोला बारूद जेडीएमएस के अधिक उपयोग में लाएंगे। इन हथियारों को प्रदान करना जारी रख रहा है, यह बताते हुए कि जो मार्क 84 बम का इस्तेमाल किया गया उसने शहीद हिजबुल्लाह नेता की हत्या की है। ये उल्लेखनीय है कि इजरायली हमले ने बेरूत में ये रिहायशी इमारतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। वहीं 9वीं खबर की तरफ अगर बढ़े तो नेतन्याहू की कैबिनेट में फेरबदल हुई है, जहां इजरायली विपक्षी विधायक गिडियन सार ने नेतन्याहू की सरकार में मंत्री बगैर पोर्टफोलियो शामिल होने की घोषणा की। सार ने, जो पहले नेतन्याहू के आलोचक रहे, अब उनकी सुरक्षा समिति में भी शामिल होने जा रहे हैं। ये विधायक अक्टूबर 7 के बाद नेतन्याहू की आपातकालीन एकता सरकार में थे, लेकिन मार्च में उन्होंने युद्ध नीतियों से असंतोष व्यक्त करते हुए इसे छोड़ दिया। पिछले सप्ताह सार ने नेतन्याहू द्वारा पेश किए गए सुरक्षा मंत्री के पद को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बताया कि शुरू में लगभग एक सप्ताह पहले इस पद को स्वीकार करने पर सहमति जताई थी, लेकिन हालिया घटनाक्रम के बाद अपने फैसले पर फिर से विचार किया, खासकर लेबनान की सीमा के नजदीक स्थिति को देखते हुए। वहीं 10वीं खबर की तरफ अगर बढ़ें तो अंसारुल्लाह ने खुलकर जंग का ऐलान कर दिया है, जहां प्रतिरोध के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि सैयद हसन नसरुल्लाह एक चमकते सितारे थे, जो आज़ादी के सेनानियों का नेतृत्व कर रहे थे और एक महान असाधारण नेता थे, जो ईश्वर के प्रति मार्गदर्शित थे। उन्होंने इस्लाम के मूल्य और नैतिकता को अपने भीतर सहमित किया और मजबूती से खड़े रहे। सैयद अल हूती ने यह भी कहा कि जायोनी अपने ग्राफ अपराध में जो शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाना है, उनकी उम्मीदें चूर चूर होंगी। उन्होंने रिफर्म किया कि बलिदानों के पैमाने के बावजूद संकल्प लिया कि अधिक आगे बढ़ेंगे और आत्मसमर्पण या कमजोरी को लीडर ने कहा कि सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत संपूर्ण इस्लामी दुनिया के लिए एक गहरा नुकसान है, लेकिन उन्होंने यकीन दिलाया कि प्रतिरोध के मोर्चे जिहाद का ध्वज और इस्लाम का झंडा कायम रहेगा, जारी रहेगा और ऊंचा उठेगा। उन्होंने लेबनान और फलस्तीन में अपने भाइयों के प्रति अपार समर्थन का वचन दिया, ये कहते हुए कि ना तो उन्हें और ना ही संघर्ष में उनके साथी को छोड़ा जाएगा। वो खुल करके इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए नजर आए हैं, जहां एक बड़ी तबाही इस जंग में मचने जा रही है, जहां हर तरफ से इजराइल घिरेगा और इजराइल जिस तरीके से बड़े लीडरों को शहीद करके ये बताने की कोशिश करता है कि साहब अब ये रुक जाएंगे, अब ये थम जाएंगे, ना ही जंग हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया के शहादत के बाद रुकी और ना ही ये जंग हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद रुकेगी।